ओके, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, पीछे रह गया था थोड़ा कोई बात नहीं, उसी का ये सेकेंड पार्ट है। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे, प्लांट्स के बारे में। ठीक है, प्लांट को डिस्क्राइब किया था हमने लीफ, और लीफ का ये हमने कंप्लीट, ठीक है, वीएस स्ट्रक्चर लिया है। ओके, इस स्ट्रक्चर में हमने बताया था आपको कि अपर जो पार्ट होता है क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल के नीचे वाली जो लेयर होती है आपकी एपिडर्मिस लेयर होती है, एपिडर्मिस के नीचे वाली जो सेल्स होती हैं जिसे हम पेलिसेड लेयर बोलते हैं। ठीक है, और पेलिसेड के नीचे जो सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जिसमें एयर स्पेस होता है, इसे हम कॉर्टेक्स सेल्स बोलते हैं, जैसे हमें स्पंजी सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में सेंट्रल पार्ट होता है, इसे बोलते हैं मिडवेन। मिडवेन में आपकी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसके आसपास जो लेयर सेल्स की प्रेजेंट होती है, हम लेयर को बोलते हैं एंडोडर्मिस सेल्स। ठीक है, ये वाली जो सेल्स होती हैं ये होती है एंडोडर्मिस सेल। ओके, समझ गए। लोअर जो पार्ट होता है यहाँ पर भी एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, लेकिन इनके बीच में क्या होता है, एयर स्पेस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये स्पेस इज कवर्ड बाय द गार्ड सेल, और इस कंप्लीट ओपनिंग को हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, जो गैसेस एक्सचेंज को पार्टिसिपेट करते हैं। अपर रीजन में जो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, इसका ओवरऑल रीजन होता है लाइट को ट्रैप करना, और जो हम CO2 रिसीव कर रहे हैं वो CO2 यहाँ से लाइब्रेट ना हो। ओके, समझ गए नहीं, इसे कुछ टाइम के लिए होल्ड किया जा सके, जिससे इसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूटिलाइज किया जाए। ओके, ये इसकी मैकेनिज्म होती है प्लांट में। नेक्स्ट बात करते हैं इसका लोअर मोस्ट पार्ट यानी रूट रीजन। रूट रीजन में क्या होता है कि इसकी जो रूट होती हैं, मैंने सीधा रूट का फिगर लिया है, और रूट में भी इसका जो होते हैं रूट हेयर सॉइल के साथ में मर्ज होते हैं, जिसमें सॉइल पार्टिकल प्लस वाटर प्रेजेंट रहता है। वाटर के साथ साथ में यहाँ पे आपके मिनरल भी प्रेजेंट रहते हैं। ओके, ये क्या करती है, रूट हेयर्स इन मिनरल्स को वाटर के साथ में एब्जॉर्ब करते हैं, या वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके साथ साथ में मिनरल भी एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और जब ये एब्जॉर्ब होता है तो इस ओके, तो ये क्या करता है, जो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है उसे भी क्या करते हैं, रूट हेयर से होते हुए कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, उसके सेंट्रल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जिसमें उसके जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन हमें जाइलम से मतलब है, फ्लोएम से कोई रीजन नहीं है, क्योंकि फ्लोएम के फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हमें वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा इस रीजन से होते हुए, कहाँ के लिए, लीफ के लिए। ओके, ठीक है, इसमें आते हैं क्या क्या कंसेप्ट कंप्लीट हो रहे हैं, ऐसे कंसेप्ट क्या क्या कंप्लीट हो रहे हैं। वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स, ओके, फ्रॉम द सॉइल्स, एंड एब्जॉर्ब वाटर इज ट्रांसफर फ्रॉम जाइलम टू लीफ फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड टर्जिडिटी। देखो यहाँ पे जो वाटर एब्जॉर्ब होता है उसके लिए बहुत सारी मैकेनिज्म होती है। मैकेनिज्म क्या होती है, जब भी लीफ जो सरफेस होता है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, लीफ सरफेस होता है जो वाटर को ट्रांसपरेट करता है, एवेपोरेट करता है H2O को। ओके, जब H2O एवेपोरेट होता है तो इसकी जो लीफ का जो मिडवेन होता है वहाँ पे एक सक्शन जनरेट होता है। ठीक है, और वो सक्शन अप्लाई होता है कहाँ पे, उनकी स्टेम में, और स्टेम की वजह से उनकी रूट हेयर्स में, जहाँ से वो आसानी से वाटर को सक कर पाता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म शायद मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ 9th क्लासेस में। ठीक है, तो किसके थ्रू, एवेपोरेशन के थ्रू। फोटोसिंथेसिस में ये एवेपोरेशन कंप्लीट होती है, तो ये भी एक पार्ट है। दूसरा टर्जिडिटी शायद आप जानते हो, सेल्स की शेप जो है इसमें मेंटेन रहती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं फोटोसिंथेसिस से लेकिन सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है, वो क्या क्या रहती है। ठीक है, क्या क्या रहेगी रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल, वाटर, CO2 और सनलाइट। किसकी रहेगी, सनलाइट की। अब क्लोरोफिल जो किसके थ्रू मिलता है, हमें लीफ के थ्रू मिलता है। वाटर किसके थ्रू मिलता है, सॉइल से मिलता है। CO2 जो है हमें कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर एयर से मिलती है, स्टोमेटा के थ्रू। और सनलाइट है वो कहाँ से मिल रही है, हमें सन से मिल रही है। ओके, अब इसमें सभी स्टेप बाय स्टेप इनको बताया कि हमें ये सभी कंटेंट होते हैं, उनका रोल क्या होता है, क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल में आपने शायद फिगर पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये। ओके, क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट में फीचर क्या होता है, डबल लेयर होता है।
ठीक है, आउटर और इनर, जिसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती हैं। ओके, इसमें इंटरनल आपके स्टोमल लेमेला प्रेजेंट होता है, ठीक है, लिपिड्स की ड्रॉपलेट प्रेजेंट रहती हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ग्रेना प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, स्टोमल लेमेला वगैरह जो इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ग्रेना जो है इसका मेन ऑर्गेनिज्म है। ग्रेना स्टोमा शायद आपने पढ़ा हो। तो ग्रेनम जो क्या करता है, ग्रेना क्या करेगा, लाइट जो इनिटेट हो रही है लीफ के ऊपर, उस लाइट को ये ट्रैप करता है, यानी जो लाइट इनिटेट हो रही है, ठीक है, मान चलो सनलाइट है, ये इनिटेट हो रही है, ये क्या करेगा, इसको ट्रैप कर लेगा इस लाइट को, ठीक है, और उसे क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा एटीपी फॉर्म में। इसका वर्क होता है क्लोरोफिल का। ओके, आगे चल के और ज़्यादा डिटेल में है ये, चलो हम कोशिश करते हैं इसको थोड़ा समझने की, ठीक है। नेक्स्ट है विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज द मेम्ब्रेन सिस्टम। क्लोरोप्लास्ट में क्या मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना, इसमें ग्रेना प्रेजेंट रहेगा, स्टोमा लेमेला प्रेजेंट रहेगा और फ्लूइड स्टोमा प्रेजेंट रहेगा। देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन क्लोरोप्लास्ट। ये सभी चीज़ें उसमें आसानी से क्लियरली दिखाई देती हैं। ओके, नेक्स्ट आपका द मेम्ब्रेन ऑफ सिंथेसिस, ठीक है, द मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग, यानी कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है वो क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया था कि जो आपका लेमेला होता है, ग्रेना जो होता है, सॉरी ग्रेना होता है, वो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, एनर्जी ट्रैपिंग टू सिंथेसिस ऑफ एटीपी। किसके लिए, एटीपी सिंथेसिस के लिए, एंड एनएडीपीएच, एटीपी भी बनता है प्लस एनएडीपीएच भी बनता है, ठीक है। इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन इज कॉपरेट CO2 into plant leading to synthesis of glucose which turn into starch। अब स्टोमा में क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है इनकॉर्पोरेट टू CO2 किस साथ में, कंपेरिजन साथ में, ठीक है, CO2 के साथ में प्रोसेस कंप्लीट होगी और क्या बनाएगा, ग्लूकोज होगा, और ग्लूकोज को लेटरली ये स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। द फॉर्मर सेट रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्राइविंग कॉल्ड लाइट रिएक्शन, यानी जो प्रोसेस डायरेक्टली लाइट के प्रेजेंस में कंफर्म हो रही हैं क्या क्या है, एटीपी फॉर्मेशन, एनएडीपी सिंथेसिस और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, दिस अंडरगो टू द लाइट रिएक्शन। ओके, कैसे थ्रू आ जाएंगी, लाइट रिएक्शन के थ्रू आ जाएंगे। आगे है hence to the distinct the latter they are called by the conversion as डार्क रिएक्शन। और इसके जो बिहाइंड प्रोसेस होती है लेटरली जो कन्वर्जन होता है, यानी कि ग्लूकोज जो फॉर्म होता है वो किस में आ जाएगा, आपका डार्क रिएक्शन में आ जाएगा। ओके, तो लेटर प्रोसेस होगी किस में आ जाएगी, आपकी डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, जहाँ पर CO2 इज ट्रैप्ड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बोक्सिलेशन। तो डार्क रिएक्शन प्रोसेस क्या हो रही थी आपकी लाइट रिएक्शन में, एटीपी सिंथेसिस, एनएडीपीएस फॉर्मेशन और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका केवल कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कंफर्म हो रही है। ओके, यानी एटीपी एनएडीपीएस की प्रेजेंस में CO2 को ऐड किया जाता है और क्या बनाया जाता है, उससे कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। ओके, देखते हैं लाइट रिएक्शन में क्या क्या है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। क्या करते हैं, लाइट एनर्जी कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब लाइट को एब्जॉर्ब हो रहा है और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट बात, ये टॉपिक यहाँ पे मतलब थोड़ा कहता है आगे पीछे हो गया था, तो मैंने इसे सेकंड को यहाँ पर लिखा है। अब जो केमिकल एनर्जी हमने यहाँ पर रिसीव की है, उस केमिकल एनर्जी प्रेजेंस में क्या करें, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। जो हमने केमिकल एनर्जी यूज की थी उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी। ओके, क्या कर रहे हैं हम, इस एनर्जी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, वाटर को स्प्लिट कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, 2H2 मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 और फॉर्म हो रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन एनर्जी फॉर्म हो रही है। इस इलेक्ट्रॉन एनर्जी की हेल्प से हम एटीपी
के साथ में एक एनारोबिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को कंबाइन करते हैं और क्या बनता है आपका एटीपी बनता है। ओके, अब क्या है नंबर 3 पॉइंट पर आ जाते हैं। एटीपी सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ स्टेबल एनर्जी। एटीपी सिंथेसिस होती है किसी स्टेबल एनर्जी की हेल्प से, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी उसी वजह से। ठीक है, आगे क्या नंबर 4, NADPH सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड फोटोन एनर्जी। यहाँ पे NADPH भी सिंथेसिस हो रहा है, हमने ATP बताया है। ठीक है, NADPH में क्या होता है NAD, ओके, प्लस इसके साथ में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी होता है, PI इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, प्लस आपका NADP प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, 2H2 और NADPH फॉर्म होता है। ओके, ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये दोनों। लाइट जो डार्क रिएक्शन है उसमें केवल क्या प्रोसेस हो रही है, ये लाइट रिएक्शन हो गया कंप्लीट आपका। डार्क रिएक्शन में क्या रहा है, इट इज हैव द फॉलोइंग, इसमें स्टेप होते हैं लेकिन केवल एक ही प्रोसेस होती है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। ओवरऑल CO2 ऐड होती है। ओके, ठीक है, किसकी वजह से इसमें ATP और NADPH क्या होता है आपका C6H12O6 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ओके, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसकी फॉर्मेशन होती है इस प्रोसेस में। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन समझ लिया। लाइट रिएक्शन में आपके कुछ स्टेप होते हैं जहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, उस लाइट एब्जॉर्ब करने उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उस केमिकल एनर्जी प्रेजेंस से हम वाटर को स्प्लिट करते हैं, और वाटर स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे हम ATP फॉर्म करते हैं। उस ATP को वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पे डार्क रिएक्शन में उसको यूटिलाइज करते हैं, ATP एब्जॉर्ब ATP एनर्जी का। ओके, ठीक है, आगे तो हमारा वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट कंप्लीट हो गया। वाटर का मैंने एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बताई थी, आपने क्लोरोफिल बताई दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका CO2। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमें मिलती है, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आपका स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा में आपके गार्ड सेल प्रेजेंट रहती हैं, उसके आसपास में आपकी एपिडर्मस सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, और उसके इंटरनली जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सेंट्रल जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ओके, और जो थिकनिंग पार्ट होता है इसे बोलते हैं सेलुलोज थिकनिंग टू मेंटेन द शेप ऑफ स्टोमेटा। इसका मेन पर्पज होता है स्टोमेटा की शेप को मेंटेन करना, यानी इसकी जो शेप होती है वो बीन शेप होती है। ठीक है, और बीन शेप किसकी वजह से होती है, इसकी कहते हैं सेलुलोज की थिकनिंग की वजह से। ठीक है, अब यहाँ क्या है प्रोसेस क्या होती है यहाँ पे, व्हेन वाटर इज लूज स्टोमेटा पोर इज क्लोज। जब वाटर ये लूज करते हैं, रिलीज करते हैं, इसके पोर कैसे रहते हैं, क्लोज रहते हैं। ओके, और व्हेन स्टोमेटा पोर इज ओपनिंग ड्यूरिंग द टर्जिटी ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग दिस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, और जब स्टोमेटा जो है टर्जिट होता है यानी कि फ्लैसिड होता है, उसके इसमें क्या करता है, इसके जो पोर होते हैं वो कैसे रहते हैं, ओपन रहते हैं। ठीक है, और ये पोर ओपन किसी वजह से रहते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से। इसमें बोलते हैं टर्जिटी, यानी कि रूट की हेल्प से जब ये वाटर रिसीव करते हैं तो इसकी जो गार्ड सेल्स होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं। जब वो स्वेल कर जाती है तो इस टोमेटो जो पोर होता है अपनी एक्चुअल शेप में आता है। ठीक है, तो इट मीन्स गेट ओपन। इस केस में क्या रहेगा, CO2 एब्जॉर्ब हो रही है, ओके, O2 इवॉल्व होती है। इसका यहाँ पे फंक्शन है, CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है और O2 इवॉल्व कर रहा है। ड्यूरिंग दिस वाटर वेपर आल्सो रिलीज। इस पूरी प्रोसेस में वाटर वेपर भी है वो भी रिलीज होता है। ओके, दैट्स ओके। तो ये आपके लाइक टॉपिक था कंप्लीट फोटोसिंथेसिस का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।